नमस्कार। बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के द्वितीय पेपर दोलन एवं तरंगों में हमने विद्युत चुंबकीय तरंग और ध्रुवण का अध्ययन किया था। इस अध्ययन में विश्वविद्यालय में जो प्रश्न पूछे गए हैं हमने उन सबको कवर किया। मैंने जब विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्रों का देखा तो जानकारी में आता है कि पार्ट बी में जो कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उसमें पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को समझाने के लिए कहा गया है। साथ ही मैंने एक न्यूमेरिकल भी पार्ट बी में देखा है। विद्यार्थियों, आपको ध्यान होगा हम पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को समझा चुके हैं। हमने पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को फ्रेनल रिलेशंस निकाले थे और फ्रेनल रिलेशंस में हमने दो कार्य किया था। फ्रेनल रिलेशन मूलतः आपको ध्यान आ रहा होगा परावर्तित अपवर्तित तरंगों के जो आयाम होते हैं उन आयामों का आपतित तरंगों के आयाम के साथ संबंध की गुणांक हैं, जिसको आप परावर्तन और पारगमन गुणांक कह सकते हैं। हमने फ्रेनल रिलेशन को दो प्रकार की केस में निकाला था। जो पहला केस निकाला था वह केस था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पैरेलल टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और जो दूसरा केस निकाला था वह दूसरा केस था इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर परपेंडिकुलर टू इंसिडेंस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ इंसिडेंस। आपको ध्यान आ गया होगा इन दोनों ही स्थिति में हमने परावर्तन और पारगमन गुणांक के समीकरण दोनों केस में दो दो निकाले थे। कुल 4 समीकरणों का सेट आया था और इस समीकरणों के समुच्चय से हमने विस्तृत रूप से फ्रेनल रिलेशन का प्रयोग करते हुए पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन को समझाया था। यदि पार्ट बी में क्वेश्चन आए तो हमें क्या जवाब लिखना चाहिए और वो जो न्यूमेरिकल आ रहा है उस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से हल करना चाहिए, उसके लिए मैंने अलग से यह एक वीडियो आपकी मदद के लिए प्रस्तुत किया है। अगर पोलराइजेशन ऑफ रिफ्लेक्शन पूछा जाता है तो हमें बताना चाहिए कि फ्रांस के एक वैज्ञानिक मेल्स ने यह अध्ययन किया और ये जानकारी दी कि जब कभी कोई अनपोलराइज्ड लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम, फॉर एग्जांपल कोई ग्लास स्लैब है, अगर उसके सरफेस से रिफ्लेक्टेड होती है तो वह आंशिक रूप से ध्रुवित हो जाती है। अर्थात परावर्तित किरण में कुछ ध्रुवण की मात्रा होगी। फ्रेनल रिलेशन में हमने ध्रुवण की मात्रा के लिए सूत्र भी व्युत्पन्न किया था। इसी अध्ययन को साइंटिस्ट बूस्टर ने आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि अलग अलग आपतन कोण पर आपतित होने वाली किरणों का जब परावर्तन होता है तो उनमें ध्रुवण की मात्रा अलग अलग होती है। और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी एक विशेष कोण पर जो परावर्तित प्रकाश है उसमें ध्रुवण की मात्रा पूरी होती है। अर्थात किसी विशेष आपतन कोण पर
परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है, अथवा हम कह सकते हैं परावर्तित प्रकाश में ध्रुवण की जो मात्रा है वह आपतन कोण पर निर्भर करती है। ऐसा बूस्टर्स ने जानकारी दी। मान लीजिए कोई विशेष कोण जिस पर कि परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो गई है उसका मान IP है, जिसको हम एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे। तो इस आपतन कोण पर जो परावर्तित प्रकाश है वह पूर्णतया प्लेन पोलराइज हो जाएगा और इसके जो कंपन तल हैं, कंपन तल अर्थात जिसमें कि आपतित, अभिलंब और परावर्तित किरण स्थित होते हैं, जो मूलतः कागज में जो दिखाया गया है उसके लंबवत है। इस परावर्तित किरण को मैंने BC से चित्र में दिखाया है। इसमें आप देख रहे हैं कंपन तल को। तो हम देख रहे हैं कि विशेष आपतन कोण IP पर यह परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो जाती है और इस आपतन कोण को ध्रुवण कोण पोलराइजेशन एंगल IP के द्वारा मैंने चित्र में दिखाया हुआ है। आप चित्र पर देखिएगा, दो तरह के माध्यम लिए हैं। पहला माध्यम एयर है, दूसरा माध्यम गिलास स्लैब है, अतः गिलास है। AB जो प्रकाश किरण है वह अनपोलराइज्ड लाइट है। अनपोलराइज्ड लाइट है इसलिए मैंने A के ऊपर स्टार दिखाया है, अर्थात इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है वह इलेक्ट्रिक वेक्टर के जो वाइब्रेशंस हैं वो सभी सिमेट्रिकल ओरिएंटेड हैं। जब यह किरण किसी विशेष आपतन कोण IP पर आपतित हो रही है तो परावर्तित किरण BC पूर्णतया प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो गई है और इस चित्र में BD अपवर्तित किरण है। आप चित्र में देख रहे हैं अपवर्तित किरण में इलेक्ट्रिक वेक्टर के वाइब्रेशंस किस प्रकार से दिखाए हैं। साथ ही चित्र में ये भी दिखा रखा है कि परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण, जहाँ पर कि अपवर्तन कोण R है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। अतः इस चित्र की व्याख्या से हम समझ सकते हैं कि यदि किसी पारदर्शी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू होता है और ध्रुवण कोण यदि IP है तो बूस्टर्स के द्वारा एक नियम दिया गया और वह नियम था म्यू इज टू 10 IP। IP एंगल ऑफ पोलराइजेशन है और उदाहरण के लिए कांच के पृष्ठ से परावर्तन के लिए जो ध्रुवण कोण होता है वह 57 डिग्री 57 डिग्री होता है। बूस्टर्स लॉ की बात करें तो आप क्या लिख सकते हैं कि यदि प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम के पृष्ठ पर ध्रुवण कोण पर आपतित है तो परावर्तित और अपवर्तित किरणें परस्पर लंबवत होती हैं, जैसा कि चित्र में मैंने दिखाया है। इस स्थिति में परावर्तित और अपवर्तित किरणें पूर्णतया प्लेन पोलराइज होती हैं, अर्थात जो ध्रुवण तल है वह परस्पर 90 डिग्री पर होते हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम स्नेल लॉ का यूज़ कर सकते हैं। स्नेल लॉ के अनुसार म्यू इज इक्वल्स टू साइन IP अपॉन R। म्यू का मान बूस्टर्स लॉ 10 IP, हम इस 10 IP मान को इसमें रख सकते हैं, तो इसलिए इक्वेशन हो जाएगा 10 IP इज इक्वल्स टू साइन IP अपॉन साइन R। 10 IP का मान रख दीजिएगा साइन IP अपॉन कॉस IP, इसलिए जो इक्वेशन मिल रही है वह इक्वेशन हो गई है साइन R इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ IP एंड कॉस ऑफ IP कैन बी रिटन एज साइन ऑफ π/2 माइनस IP। Therefore, angle R, which is the refraction angle, is equals to π/2 minus IP, or we can say that IP plus R is equals to π/2। इस तथ्य से आप देख सकते हैं कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें हैं और आप ये सिद्ध कर सकते हैं कि परावर्तित और अपवर्तित किरणें दोनों लंबवत होती हैं। जो न्यूमेरिकल पूछा गया वो इस प्रकार से है। मान लीजिए सूर्य का प्रकाश कांच की प्लेट पर 60 डिग्री पर जब आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित पाया जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमको दो कार्य ज्ञात करने के लिए कहा गया है। एक है रिफ्रैक्शन एंगल और दूसरा है
कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करना। हम इस न्यूमेरिकल को किस प्रकार से हल करेंगे इसको समझना चाहिए। हमको बता रखा है कि 60 डिग्री पर जब प्रकाश की किरण आपतित है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतया ध्रुवित हो जाता है। इसका मतलब हुआ इस केस में जो एंगल ऑफ पोलराइजेशन है, ध्रुवण कोण है, वह 60 डिग्री हमको दिया हुआ है, क्योंकि ध्रुवण कोण की जो अभी परिभाषा हमने विकसित की उस ध्रुवण कोण की परिभाषा के अनुसार इस विशेष आपतन कोण पर, जैसा बूस्टर ने बताया था, परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो जाएगी। इसका अर्थ हुआ एंगल आई पी = 60 डिग्री। तो प्रथम क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको अपवर्तन कोण ज्ञात करना है। हम जानते हैं, जैसा अभी समीकरण निकाला, एंगल आई पी प्लस आर = 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल आर = 90 माइनस एंगल ऑफ आई पी, and angle IP is given 60 degree. Therefore refraction angle is equals to 30 degree. And second part of this numerical is to determine refractive index of glass, that is mu. So Booster's law is equals to mu of tan IP. IP is given, which I just explained, the polarizing angle which is equals to 60 degree. Therefore IP के स्थान पर आप 60 डिग्री सब्सिट्यूट कीजिएगा, then expression become tan 60 and tan 60 is equals to square root of 3. Therefore उस ग्लास का जो अपवर्तनांक निकल के आता है वह 1.73 निकल के आता है। आप देखिएगा बहुत आसान सा टॉपिक है। हम 12th क्लास में भी थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं और इस प्रकार के क्वेश्चन यदि हमारे पार्ट बी में आते हैं तो हम उन्हें आसानी से हल कर सकते हैं। धन्यवाद।